आज का लेक्चर जो है वो पार्ट 3 के लिए है, पर्टेनिंग टू मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है। उसमें हम डिस्कस करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सो ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर द पर्पस जो फोरेंसिक पर्पस के लिए, ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके अदालतों में ताकि उसको कंट्रोडिक्ट किया जा सके प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के ज़रिए, या उसे कंफर्म किया जा सके। सो इसकी जो है फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत है। तो ये आज हम जो है वो पढ़ेंगे। सो पहले हमने देखना है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है क्या। पोस्ट यानी बाद में, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन से मुराद है कि एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी मौत के बाद जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसको हम पोस्टमार्टम कहेंगे। इसको ऑटोप्सी भी कहा जाता है। तो एक्चुअली इसका हम देखेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इसकी अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो वो ये होगा कि एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी बाय डाइसेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिन कॉज ऑफ डेथ। सो ये इसकी जो है ये मुख्तसर डेफिनेशन बनेगी। अब इसके हम पर्पस जो है वो डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। सो नंबर 1 पर्पस इसका है टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अननेचुरल डेथ हुई है, सो एक बात याद रखिएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पर्टेनिंग टू अननेचुरल डेथ होगी। अब अननेचुरल डेथ में हम जो है वो 3 किस्म की डेथ लेते हैं। सुसाइड है, एक्सीडेंट एंड होमिसाइड है। अब 2 किस्म की डेथ से तो आप फेमिलियर हैं, यानी सुसाइड है और एक्सीडेंट है। तीसरी किस्म की जो है वो मेडिकल टर्म है, होमिसाइड का मतलब है मर्डर, HOMICIDE, होमिसाइड। सो ये अननेचुरल डेथ में आएगी। तो जो जब अननेचुरल डेथ काज होगी तो उसके लिए पोस्टमार्टम जो है वो ज़रूरी होगा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ द जस्टिसियन ऑफ द कोर्ट। सो इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसका देखें तो इसका पर्पस क्या है पोस्टमार्टम का। सो नंबर 1 पर्पस है इसका टू डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ, यानी ये बहुत ज़रूरी है कि मौत की वजह जो है वो बताई जाए कि किस वजह से, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी जो है वो डिटरमिन की जानी है, लाइबिलिटी सेट होनी है, किसी को अक्यूज़ किया गया होगा इसमें। सो ये ज़रूरी है कि कॉज ऑफ डेथ को डिटरमिन किया जाए। सेकेंडली है टू अंडरस्टैंड द मैनर अंडर विच द डेथ अकर्ड। थर्ड है टू डिटरमिन द प्रोबेबल टाइम सिंस डेथ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है वो डिटरमिन करे कि टाइम कितना हुआ है डेथ का, यानी डेथ अकर कब हुई है, एंड टाइम सिंस डेथ टू द पोस्टमार्टम जो है एग्जामिनेशन कितना टाइम लैप्स किया है, ताकि इससे भी प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है उनको कंट्राडिक्ट किया जा सके या उसे उन्हें कंफर्म किया जा सके फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट। क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो है वो मे बी टाइम जो है वो अक्रेंस का और बता रहा हो, विटनेस को टाइम और बता रहा हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इसको अदरवाइज बता रहा हो कि टाइम कितना हुआ है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये डिटरमिन किया जाए कि प्रोबेबल टाइम सिंस डेथ जो है वो क्या है। थर्ड, टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ द डिसीज, यानी जो उसमें कत्ल हुआ है या जिसकी भी वो अननेचुरल डेथ हुई है, चाहे सुसाइड हुई है, एक्सीडेंट हुई है, होमिसाइड हुई है, तो डिटरमिन किया जाए कि उसकी जो आइडेंटिटी के वो कौन है। अब इसमें कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसी तरह नहीं होती कि कोई बंदा जो है इसकी अननेचुरल डेथ हुआ है तो सीधा उसको हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर साहब ने उसके साथ चीर फाड़ शुरू कर दिया। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के तहत स्टेट जो है वो जो ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर होगा उसको ऑथोराइजेशन देगी फॉर कि वो पोस्टमार्टम को कंडक्ट करे। तो स्टेट की जो ऑथोराइजेशन है, उस जो स्टेट के बिहाफ पे जो अदारा काम करेगा वो पुलिस करेगी, कि पुलिस वो जो है वो ऑथराइजेशन जो है वो मेडिकल ऑफिसर को देगी कि वो बॉडी की चीर फाड़ कर ले या उससे छेड़छाड़ कर ले, तो फॉर द पर्पज ऑफ फोरेंसिक। तो अब इसमें कुछ प्री रिक्विजिट है द पोस्टमार्टम के, यानी पुलिस ने कुछ ज़रूरी कागजात मुहैया करने हैं मेडिकल ऑफिसर को कि वो पोस्टमार्टम कंडक्ट करे। सबसे पहले तो ये है कि कोई FIR होगी, उसके बाद एप्लीकेशन एक ड्राफ्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि डॉक्टर को सबमिट करेगा।
और उस एप्लीकेशन पे वो कहेगा कि इस केस में जो है ये पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है, तो इसको इजाज़त दी जाए पोस्टमार्टम करने की, उसको कंडक्ट किया जाए पोस्टमार्टम। उसके बाद है इनक्वेस्ट रिपोर्ट। सो व्हाट इज़ इनक्वेस्ट रिपोर्ट? जिस तरह कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी हिस्ट्री पूछता है ताकि उसका जो प्रॉपर जो है उसका इलाज वो कर सके। सो इनक्वेस्ट रिपोर्ट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ द केस एक्चुअली। उसमें बताया जाता है कि वकूआ जो है वो किस तरह हुआ, उसका मैनर क्या था, FIR नंबर क्या था, उसके बाद पुलिस ने क्या डिटरमिन किया, उनका जो प्रॉबेबल कॉज ऑफ डेथ था वो पुलिस ने क्या लिखा, उसके अलावा पार्चात वगैरह की जो तफसील है वो लिखी होगी उसमें। सो जो पुलिस जो है वो जो हिस्ट्री शीट प्रोवाइड करेगी डिसीज्ड पर्सन की, वो उसको हम कहेंगे इनक्वेस्ट रिपोर्ट। इसके अलावा वो इंजरी स्टेटमेंट अपनी जो है वो भी बना के लेके आएंगे, यानी जो नेकेड आई से जो इंजरी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नज़र आई है उसकी वो तफसील देके वो कागजात। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो हैं ये जो ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर होगा उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो फर्दर स्टेप लेगा और पोस्टमार्टम कंडक्ट करेगा। अब देखना ये है कि सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में जो एक जनरल किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। मसलन डिसीज़ जो है यानी जो मर गया हुआ है उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, वो कहाँ का रिहायशी था, उसकी जनरल अपीयरेंस क्या है, किसने बॉडी को आइडेंटिफाई किया, उनके नाम लिखे होंगे। उसके बाद बॉडी लेके कौन आया, यानी कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो बॉडी लेके आया उसका नाम लिखा होगा। इसके अलावा उसकी लेंथ क्या थी, हाइट क्या थी, कलर क्या था, वेट क्या था। सो ये सारी बातें जो हैं ये हेल्प करेंगी डॉक्टर को जो है प्रॉपर पोस्टमार्टम कंडक्ट करने के लिए। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने कहा कि टाइम ऑफ डेथ आप किस तरह डिटरमिन करेंगे, यानी जो डॉक्टर है उसने टाइम ऑफ डेथ जो डिटरमिन करनी है कि वो उसका क्या तरीका होगा। जो प्रिवेलिंग तरीका है पाकिस्तान में जो राइश है वो दो तरीके हैं जिससे हम टाइम जो है उसको डिटरमिन करते हैं। नंबर 1 है उसको आप लाइवर मॉर्टिस भी कहते हैं या पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं, और नंबर 2 है राइगर मॉर्टिस। सो व्हाट इज लाइवर मॉर्टिस, इस पे हम बात करते हैं। It is settling of the blood in a lower or dependent portion of the body, causing bluish discoloration of the skin when the heart stops functioning and is no longer agitating. The blood sink through serum by the action of gravity. पोस्टमार्टम स्टेनिंग क्या है, इससे भी हम टाइम का पता चलाते हैं कि एक बंदे को मरे हुए कितना टाइम हो। यानी जब किसी बंदे की डेथ होती है तो सबसे पहले तो ये होता है कि उसके वाइटल ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें दिल जो है वो मेन चीज़ है। वो जब काम करना बंद करता है वाइटल ऑर्गन तो जाहिर है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो नहीं रहती, तो ब्लड जो है वो बहना शुरू हो जाता है डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ। फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर जो है वो सीधा लेटा हुआ है, यानी लाश जो है सीधी पड़ी हुई है, तो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर के तरफ जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, तो वो एक ब्लू कलर देगा। यानी अगर आप कमर को देखेंगे तो वो ब्लूइश कलर के पैचेस जो हैं वो कमर पे आएंगे। उसकी वजह क्या है कि ग्रेविटी की वजह से डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे वो खून जमा हो जाएगा, और क्योंकि वो खून ने सर्कुलेशन बंद कर दी है तो अब वो डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे जमा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो इन कंटेक्ट विद द अर्थ हैं वहाँ पे जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वो कैपिलरीज जो है वो उनकी कंप्रेशन होगी और वहाँ पे वो कलर नहीं आएगा। तो इससे हम डिटरमिन करेंगे कि टाइम कितना हुआ है उसकी डेथ का। अच्छा, ये इसको किस तरह हम डिटरमिन करेंगे? When the blood travels faster in the warmer condition, ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि अगर मौसम गर्म होगा तो ब्लड ज़्यादा तेज़ी से जो है वो एस्केप करेगा, जबकि अगर ठंडा होगा तो फिर वास्ता से जमा होगा। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग से हम किस तरह पता लगाते हैं कि टाइम ऑफ डेथ जो है वो क्या है, ये कितना वक्त गुजर गया है बंदे को मरे हुए। तो इट इज स्टार्टेड इन 20 to 30 minutes
but usually not observable by human eye until 2 hours after death। यानी शुरू ये 20-30 मिनट के बाद होना शुरू हो जाता है ब्लड, लेकिन ये नज़र नहीं आता जब तक 2 घंटे जो है वो गुजर नहीं जाते। तो 2 घंटे अप्रॉक्सीमेट अगर गुजरेंगे तो फिर आप डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे स्मॉल पोर्शन ब्लूइश कलर के जो है वो आप ऑब्जर्व करेंगे। सो अगर स्मॉल पोर्शन है तो वो ब्लूइश कलर के हैं, तो डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे हैं, तो इसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेट जो है बंदे को मरे हुए वो 2 घंटे हो चुके हैं। इसके बाद द साइज ऑफ द पैचेस इंक्रीजिंग इन नेक्स्ट 6 आवर, 6 घंटे के अंदर वो पैचेस जो है वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो उस पर डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये बड़े पैचेस हैं, अब इसको जो है इतना टाइम हो चुका है मरे हुए। मैक्सिमम लिविडिटी अकर इन 8 to 12 आवर, यानी अगर 8 से 12 घंटे हो चुके हैं तो फिर एक मुकम्मल जो है एक डिस्कलरेशन डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे आ जाएगा। तो इससे डॉक्टर को जो है वो आसानी होगी कि वो डिटरमिन करे कि टाइम जो है इसको मरे हुए डिसीज को कितना हो गया। इसके बाद सेकंड जो है वो है राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस मींस स्टिफनिंग ऑफ बॉडी कॉज्ड बाय केमिकल चेंजेस इन द मसल। जब डेथ हो जाती है तो इंसान की डेथ पहले वाइटल ऑर्गन की होती है, फिर उसकी सेलुलर डेथ शुरू हो जाती है, सेल्स भी मरने शुरू होते हैं। और जब सेल्स मरने शुरू होते हैं तो बॉडी स्टिफनेस जो है वो आनी शुरू हो जाती है। सो हम आम भी कहते हैं कि यानी ये मौत के बाद सबको पता है कि जो है लाश जो है वो अकड़ जाती है। तो उसकी क्या वजह होती है कि डेथ की जो है जो सेल्स की जो है वो डेथ शुरू हो जाती है। तो all muscle in the body are affected starting between 2 and 6 hour following death। तो ये 2 से 6 घंटे है जी, यहाँ पे इसके 2 घंटे के बाद ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन विजिबल होना शुरू होता है ये 4 घंटे से या 6 घंटे तक। सो इसका सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले ये शुरू होता है आईलिड से, फेस से। यानी आपने देखा होगा कि जिस बंदे की डेथ होती है उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और मुंह भी उसका बंद कर दिया जाता है। तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि अगर आप टाइमली ऐसा नहीं करेंगे तो वो खुला रह जाएगा, वो बंद होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी स्टिफनेस शुरू हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि उसको जो है टाइमली जो है ये इन चीज़ों को देख लिया जाए। तो इस तरह यानी उसकी जो जहाँ पे नरम है मसल, वहाँ पे उसका यानी आईलिड पे, मुंह पे, यहाँ पे स्टार्ट होगा और उसके बाद जबड़े पे एंड इज एट पीक इन 12 आवर एंड डिसअपीयर आफ्टर 36 to 48 आवर। सो फिर ये आस्ता आस्ता 12 से 18 घंटे में ये मुकम्मल जो है ये यानी टांगों तक सारे जिस्म के पार्ट ऑफ द बॉडी पे जो है वो सारा राइगर मॉर्टिस डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे आके बॉडी एक बोर्ड की शक्ल हो जाएगी, यानी इतनी सख्त बॉडी हो सकती है इतनी देर में कि एक तरफ से उसको सर की तरफ से उठाया जाए, दूसरी तरफ से उसको टांगों की तरफ उठाया जाए, तो बिल्कुल ये बोर्ड की तरह उठा ली जाएगी, दरमियान में कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं हो। तो इसका मतलब है अगर इस तरह बॉडी की कंडीशन है तो बॉडी को 12 से 16 घंटे जो है इसकी डेथ हो चुके हैं। तो इसी तरह जो है जब ये मुकम्मल, मैंने आपको बताया कि बॉडी जब मुकम्मल स्टिफनेस में आ जाती है तो उसके बाद ये मेंटेन रहता है राइगर मॉर्टिस तकरीबन 12 घंटे जो है इसी कंडीशन में मेंटेन रहता है। तो उसके बाद जो है ये दोबारा फ्लैसिड कंडीशन में जो है वो आ जाता है। तो इसके बाद डीकम्पोजिशन का अमल शुरू हो जाता है। तो डीकम्पोजिशन में हालत बॉडी की ये हो जाती है कि आप जो है उसके बाल खींचेंगे तो वो बाल आपके हाथ में आ जाएगा, उसके नेल्स जो हैं वो उसको आप खींच सकेंगे तो वो भी आपके हाथ में आ जाएंगी। तो इस तरह फिर जो है वो बॉडी जो है उसको हम कहते हैं कि अब डीकम्पोजिशन की शक्ल में आनी शुरू होती है। तो ये तो हमने इसका डिटरमिन किया कि टाइम जो है वो किस तरह डॉक्टर साहब ने डिटरमिन करना है कि कितना वक्त हो चुका है डेथ हुई। तो उसके बाद इंजरीज को उन्होंने ऑब्जर्व करना होता है। ये सारी बातें जो है ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की हैं, यानी पोस्टमार्टम की 2 स्टेजेस हैं। एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी है, इस पे आपने हेडिंग देनी है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की, और जो दूसरा है वो इंटरनल एग्जामिनेशन है। सो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हमने क्या देखा, जनरल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी देखी, उसके बाद हमने उसका जो है वो कंडीशन जो देखी बॉडी की, उसकी स्टिफनेस देखी, उसकी पोस्टमार्टम लिविडिटी,
यानी पोस्टमार्टम स्टेनिंग को देखा, और उसके बाद जो है अब इंजरीज जो है वो उसको भी डॉक्टर साहब ने जो है मुलायजा करना है, जो सामने इंजरी है उनकी नेचर क्या है, यानी वो इंसाइज वुंड है, स्टैब है, या वो फायर आर्म वुंड है, उसका एंट्री वुंड क्या है, एग्जिट वुंड क्या है, क्या उसमें जो है वो ब्लैकनिंग, अगर फायर आर्म वुंड है तो ब्लैकनिंग काज हुई या नहीं, यानी ब्लैकनिंग तब काज होगी जब फायर जो है वो 3 से 4 फुट से जो किया जाएगा, तो जख्म के अराउंड जो है वो एक गन पाउडर जो है वो आ जाएगा, तो इससे पता चल पाएगा जो है जज को, जो भी वो ट्रायल कंडक्ट करेंगे कि कितने फासले से जो है वो फायरिंग की गई है। तो इससे जो है विटनेस को आप कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, क्या हो सकता है उसकी स्टेटमेंट में कोई और बात हो तो उसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। ये सब जब हो जाएगा तो उसके बाद आता है इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, ये सेकंड स्टेज है। तो इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी में 3 कैविटीज़ हैं जो कि तीनों खोली जाती हैं। वेस्ट में जो है इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वो तीनों कैविटीज़ नहीं खोलते अनलेस कि उसकी ज़रूरत हो, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया पाकिस्तान में ये तरीका चलता है कि तीनों कैविटीज़ को जो है वो ओपन किया जाता है। कौन कौन सी? नंबर 1 क्रेनियल कैविटी जो कि हेड की है, हेड को ओपन किया जाता है, उसके बाद सीने को, थारक्स कैविटी को, और फिर एब्डोमिनल कैविटी को डाइसेक्ट करके ओपन किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन। अब जो इसका तरतीब क्या होगी जी, ऑल द 3 कैविटीज हेड, चेस्ट, एब्डोमिनल विल बी ओपन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल गाइडलाइन। Doctor should start internal examination in the opening of skull and in the investigation of intracranial substance. So करना क्या चाहिए, इंटरनेशनली भी यही तरीका है कि सबसे पहले स्कल खोली जाती है। स्कल क्यों खोली जाती है? देखें, अगर डेथ हुई है, फॉर एग्जांपल एस्फिक्सिया है, एस्फिक्सिया में क्या आता है, गला दबाने से हुई है या फांसी देने से, हैंगिंग से हुई है डेथ, तो उसमें डाइसेक्शन ऑफ नेक तो ज़रूरी होता ही है क्योंकि उसको ऑब्जर्व करना होता है नेक की सारी हालत को। तो अगर डॉक्टर साहब पहले नेक को ओपन कर देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो वहाँ पे ब्लड जो है वो जमा होगा। तो स्कल को खोलने से पहले क्रेनियल कैविटी खोलने का फ़ायदा ये होगा, और थारक्स कैविटी खोलने का फ़ायदा होगा उसके बाद ये कि ब्लड एस्केप कर जाएगा दोनों साइड पे, तो डॉक्टर साहब को एक ब्लडलेस फील्ड मिल जाएगी कि वो उसको अच्छी तरह एग्जामिनेशन कर सकें। सो पूरी दुनिया में जो है वो स्कल को जो है वो ओपन किया जाता है पहले। इसका एडवांटेज भी उन्होंने बताया है कि ब्लडलेस फील्ड विद इन द सर्वाइकल ऑर्गन विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन एस्फिक्सिया रिलेटेड डेथ। Thirdly, after the opening of the skull, doctor may immediately smell the poisonous substance. So skull खोलने का फ़ायदा ये भी होगा कि अगर कोई पॉइजन वगैरह से डेथ काज हुई है तो डॉक्टर साहब को उस पॉइजन की स्मेल जो है वो उसको फील कर पाएंगे और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो एक मददगार साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।